हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत, या जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने वीएससी-पीआर थ्योरी देखा था, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से रिलेटेड है आकर्षण और प्रतिकर्षण से। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो आकर्षण होता है दो विपरीत आवेश के बीच में होता है, और प्रतिकर्षण वो क्या होता है, दो समान आवेश के बीच में। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये दो मार्कर है तो इनका पास में आना क्या कहलाएगा, आकर्षण। ये दोनों देखो, ये जो मार्कर है वो नीले रंग का है और ये जो है वो काले रंग का है, तो दोनों का रंग अलग अलग है, तभी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगर ये समान रंग वाले होते तो एक दूसरे को क्या करते, प्रतिकर्षित करते। ठीक है, इन शॉर्ट आकर्षण मतलब दो अणुओं का पास पास आना, और वो पास क्यों आते हैं, क्योंकि उनके बीच में विपरीत आवेश होता है। और प्रतिकर्षण मतलब दो समान आवेश वाले अणुओं का दूर दूर जाना क्या कहलाता है, प्रतिकर्षण कहलाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिटलर और लंदन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1927 में हमको संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइड्रोजन अणु है, हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं, और ये दोनों कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है वो हमारा हाइड्रोजन अणु होता है, और जब हाइड्रोजन अणु बन गया तो इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कम होती है, और हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु हैं इनकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन जब ये अणु बना लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और इसलिए इनकी ऊर्जा कम होती है। इसको एक चीज़ से समझना, जब हम लोगों को कोई काम करना होता है, जैसे कि अगर हमें क्या करना है, अभी जो भी बच्चे लोग 11th पढ़ रहे हैं उनको 11th अच्छे नंबरों से पास करना है, तो वो हमारा क्या है, एक उद्देश्य है कि हमको ये कक्षा को अच्छे से पास करना है ना। तो अभी हम लोग क्या है, स्थायी नहीं है, हमारे पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमको 11th की पढ़ाई अच्छे से करनी है। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आएगा 11th का और हम लोग पास हो जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि हमको जो कार्य करना था वो पूरा हो चुका है ना। तो हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई कार्य को नहीं किए रहते हैं तो हमारे पास ऊर्जा ज़्यादा होती है और हम लोग अस्थायी होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती है। वैसे ही ये जो अणु हैं, हाइड्रोजन परमाणु दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तो जब ये दोनों परमाणु थे तो इनकी ऊर्जा क्या थी, अधिक थी। जैसे ही इन्होंने बंध बनाया तो इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हुई, कम हो गई, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, स्थायी हो जाती है। तो जैसे ही ये लोग बंध बना लेते हैं तो यहाँ से कुछ ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वो कितनी हुई, -433 किलो जूल पर मोल, है ना। और ये जो डेल्टा एच लिखा है उसको बोला जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब अगर दो परमाणु जुड़ रहे हैं और जुड़ करके अणु का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर जितनी ऊर्जा निकली उसको एंथैल्पी के माध्यम से बताया गया। ठीक है, देखो अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कोई भी दो अणु हैं, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है Ha और Hb होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। मान लो ये दोनों हाइड्रोजन अणु हैं, हमसे यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनमें क्या आकर्षण बल कार्य करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना। मतलब ये है कि जब दो परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं तो ना ही उसमें आकर्षण बल कार्य करता है और ना ही प्रतिकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे अणु पास आते जाते हैं तो उनमें या तो आकर्षण बल कार्य करेगा और या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और यही क्या है, हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो विकर्षण बल है वो निकाय की ऊर्जा को बढ़ाता है और आकर्षण बल परमाणुओं की ऊर्जा को
कम करता है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर दो परमाणुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, है ना। दोनों के बीच क्या हुआ, आकर्षण बल, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एक अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया H2। तो इसका काम क्या था कि हमको दोनों को क्या करना है, अतिव्यापन करना है और एक अणु का निर्माण करना है। तो यहाँ पर ऊर्जा हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जैसे कि दोनों अगर समान समान आवेश होता है, निगेटिव और निगेटिव है, तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि विकर्षण बल निकाय की ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ाता है, और आकर्षण बल परमाणुओं की ऊर्जा को कम करता है। ठीक है, अब ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है ये कितने प्रकार का होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो जो आकर्षण बल है उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक को हमने ए से दर्शाया और नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे ही हमारे पास Nb है ना, इसके पास भी होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये Na और Nb क्या है, हमारे पास दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक Ha है और एक क्या है, Hb है। तो ये दोनों का क्या होता है, नाभिक होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये हो गया हमारा Ea और ये माइनस से दर्शाते हैं, और यहाँ पर कौन हो गया, Eb, इसको भी हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें आकर्षण बल कैसा कार्य कर रहा है और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ध्यान देना, जब दो समान आवेश हो, माइनस या जैसे कि अगर प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, या फिर माइनस और माइनस के बीच प्रतिकर्षण, मतलब दो समान आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, और दो विपरीत आवेश है, पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखना Na और Nb मतलब दोनों क्या है, N का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, नाभिक। तो नाभिक और नाभिक के बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनके बीच क्या कार्य किया, प्रतिकर्षण, है ना, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में निगेटिव निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो इनके बीच भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें दो प्रकार के प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहे हैं, किसके बीच, Ea और Eb के बीच, Na और Nb के बीच। तो उसी चीज़ को लिखते हैं हम लोग कि जब हमने हाइड्रोजन परमाणु लिया तो उनके बीच दो प्रकार का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो पहला जो प्रतिकर्षण बल है वो किसके बीच था, Na तथा Na और Nb के बीच। ठीक है, इस तरीके से समझ आएगा, Na और Nb के बीच, और क्या था, Ea और Eb के बीच क्या बल कार्य किया, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आकर्षण बल। तो आकर्षण बल मतलब हम समझते हैं कि जो दो विपरीत आवेश हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो Na और Eb मतलब सबसे पहले इन दोनों के बीच देखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पढ़े अपन कि दो विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। तो ये नाभिक है A का और ये इलेक्ट्रॉन है A का, इन दोनों के बीच क्या करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा आकर्षण बल। वैसे ही Nb और Eb इनके बीच भी क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब देखना इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा प्रतिकर्षण बल, और हम एक और लिखते हैं, ये क्या है, हमारा आकर्षण बल, है ना। तो पहला आकर्षण बल किसके बीच था, Na और Ea के बीच। ठीक है, दूसरा आकर्षण बल किसके बीच था, Nb और Eb मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या कार्य कर रहे हैं, आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब दो तो समझ गए, एक और समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाभिक मतलब A का नाभिक और B का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच भी तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी क्या कार्य करता है, आकर्षण बल, सॉरी, है ना। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल। वैसे ही B का नाभिक और E का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच भी क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल। तो सिर्फ आपको इतनी चीज़ें याद करनी है कि दो समान आवेश के बीच क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, और दो विपरीत आवेश के बीच क्या करता है, आकर्षण बल। तो हमने ये नया वाला लिखते हैं, है ना, Na
और EB के बीच था, और वैसे ही NB और EA के बीच था। तो हमारे पास टोटल 2 प्रकार के प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, और यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ कितने प्रतिकर्षण बल, 2 समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, जैसे नाभिक और नाभिक के बीच प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ है, उसको देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब जब 2 अणु एक जगह पर फिक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, है ना। और वैसे ही काइनेटिक ऊर्जा होता है, काइनेटिक मतलब जब 2 अणु ऐसा गति करते हैं तो वो क्या कहलाता है, काइनेटिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब जब 2 अणु आपस में फिक्स है, अपनी जगह पर है, तो वो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ इसी से संबंधित है। यहाँ पर 2 जो अणु दिख रहे हैं, परमाणु हैं 2, तो वो किसके परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो A वाला हमारा जो परमाणु है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है, मान लो ये इतनी दूरी पे है। ठीक है, फिर धीरे धीरे B वाला है, उसमें क्या होते हैं, अणु जो है वो पास पास आते हैं। ठीक, फिर C वाला देखो, अणु जो है वो बहुत ज़्यादा पास आ गए, है ना। तो हम लोग जानते हैं जब 2 अणु पास पास आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक और नया शब्द मिला, अतिव्यापन। तो जब 2 अर्धपूरित कक्षक आपस में पास पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अतिव्यापन मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, आपस में वो पास पास आए, टकराए, और यहाँ पर इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो क्या हो जाएंगे, स्थायी होंगे। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो मिल करके किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। तो ये ग्राफ सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि पहले 2 अणु बहुत दूर दूर थे, फिर वो एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, मतलब धीरे धीरे पास आते गए, और उससे क्या हुआ, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य किया, और उसी आकर्षण बल के फलस्वरूप यहाँ पर अतिव्यापन हुआ। ठीक है, तो अतिव्यापन नया शब्द सुन के घबराना नहीं है। जब 2 अर्धपूरित कक्षक, मतलब जब 2 कक्षक क्या होते हैं, पास पास आते हैं, तो वो नए कक्षक का निर्माण करते हैं, और यही क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, और ये R मतलब त्रिज्या को बता रहे हैं। ठीक है, और ये दूरी को, है ना, ये नीचे वाला जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना, जब ये वाले जो अणु थे तो यहाँ पर इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे ऊर्जा कम हुई, और जब यहाँ पर अतिव्यापन हुआ तो इनकी ऊर्जा जो है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किसके बारे में बताता है हमको, अतिव्यापन के बारे में, और कौन से अणु के बारे में, हाइड्रोजन अणु के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का अतिव्यापन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो अतिव्यापन क्या होगा, जब 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास पास आते हैं, और यही क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन अणु हैं, है ना, यहाँ पर है नाभिक, और ये हमारा एक हाइड्रोजन अणु हुआ, ये भी हमारा दूसरा हाइड्रोजन अणु हुआ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनका विपरीत चक्रण है, इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज मतलब एक घड़ी की सुई की दिशा में, और एक विपरीत दिशा में, है ना। अब ये दोनों जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, पास पास आते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, अतिव्यापन होता है ना। हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो यही हुआ, जब 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, ये आधे भरे हैं, हम लोग जानते हैं कि जो S कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो 2 परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक में आकर्षण के कारण जब ये दोनों परमाणु जो है वो पास पास आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अतिव्यापन होता है, और इस अतिव्यापन में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अतिव्यापन के प्रकार। तो अतिव्यापन जो है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा अतिव्यापन है वो किसके बीच होगा, S कक्षक के बीच, है ना। तो पहला अतिव्यापन है SS अतिव्यापन। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि जो S कक्षक है उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो यहाँ पर क्या होगा, एक S कक्षक और दूसरा S कक्षक आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और यहाँ पर कौन सा बंध का निर्माण करेंगे, सिग्मा बंध, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, सिग्मा बंध, और अतिव्यापन को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बताऊंगी मैं।
पहले ये समझो एस एस अतिव्यापन क्या है कि जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक से अतिव्यापन करता है, पास पास आते हैं आकर्षण के कारण, तो वहाँ पर क्या होता है, एस एस अतिव्यापन होता है। और इसमें ये जो बंध है वो कैसा बंध बनता है, सिग्मा बंध। ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, सिग्मा बंध। ठीक है। दूसरा जो अतिव्यापन है वो कैसा होता है, एस पी अतिव्यापन, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एक एस कक्षक और इसके साथ हम लोग जानते हैं पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबल के आकार की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया एस कक्षक और इसमें क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एस पी अतिव्यापन और कैसा बंध बन रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बन रहा है। ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं पी पी अतिव्यापन। तो जो पी पी अतिव्यापन है वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक को आकर्षित करेगा और कौन सा बंध बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बंध बनता है। तो ये हमारा हो गया पी पी अतिव्यापन और जो बंध बना है उसका नाम क्या है, सिग्मा बंध। तो ये जो सिग्मा बंध बना है वो है क्या, है ना। तो देखो सिग्मा बंध क्या होता है, जब दो अर्धपूरित परमाणुविक कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन, ठीक है, एक नया शब्द है देखना, अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है। जब भी हम लोग किसके बारे में पढ़े, सिग्मा बंध के बारे में, तो हमको ये शब्द लिखना बहुत ज़रूरी है ना। कैसा अतिव्यापन है ये, अक्षीय अतिव्यापन। अब हम देखते हैं कि ये अक्षीय अतिव्यापन है क्या। देखो हम लोगों ने जितना भी अतिव्यापन पढ़ा है, एस एस अतिव्यापन मतलब दोनों एस कक्षक पास में, एस पी में एक एस और एस पी, पी पी में पी और पी कक्षक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इस तरीके से अतिव्यापन होगा, जैसे ये है और ये, मतलब इस टाइप का जो अतिव्यापन होता है वो क्या कहलाता है, अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है अक्षीय। ये एक एस कक्षक, ये दूसरा एस कक्षक, तो जब भी इस तरीके का अतिव्यापन होगा तो वो क्या कहलाता है, अक्षीय अतिव्यापन। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब दो अर्धपरमाणुवी जो कक्षक है, ये आधे भरे हुए कक्षक है ना, तो जब दो अर्धपूरित परमाणुविक कक्षकों में क्या होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है, तो वहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये अक्षीय अतिव्यापन को ध्यान देना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक और बंध बनता है, वो कैसा होगा। एक जो बंध है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। ठीक है। और ये जो पाई बंध है वो कैसा बनता है, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से। ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा, सिग्मा बंध पढ़ा। ठीक, सिग्मा बंध, और इसको हम लोग कैसा दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पाई बंध। ठीक है। तो जो पाई बंध होता है वो कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक है। जब दो पी कक्षक है ना, जब दो क्या होंगे, पी पी के बीच होता है पाई बंध। तो जब दो पी कक्षक आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं, मतलब कैसा होगा, इस तरीके से देखो, समांतरित दिशा में, है ना, ये ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, पाई बंध। ठीक, अंतर समझ आ रहा है सिग्मा बंध में। सिग्मा बंध कैसा था, ये ऐसा था, है ना, ये था हमारा क्या था, ये सिग्मा बंध था। ठीक है। अब यहाँ पर जो बना है वो कैसा बंध है, हमारा पाई बंध है। तो दोनों में अंतर समझो, सिग्मा बंध में कैसा अतिव्यापन होता है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अक्षीय स्थिति में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ठीक, ये जो अतिव्यापन होगा वो कैसा होगा, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। समझ में आ रहा है। जब सिग्मा बंध बना तो इस तरीके से अतिव्यापन हुआ। ठीक, और जब पाई बंध बन रहा है तो जो अणु है वो इस तरीके से है, दिख रहा है। ये हमारा पी कक्षक और पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो यहाँ पर पाई बंध बना और ये वाला सिग्मा बंध बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा और पाई बंध में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान देना। जब भी सिग्मा बंध की बात करें तो वहाँ पर कैसा होता है, अक्षीय अतिव्यापन, और जब भी पाई बंध की बात करें तो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होगा। और इसमें एक और चीज़ लिखना कि जब दो पी कक्षक इस तरीके से अतिव्यापित होते हैं कि वो एक दूसरे के कैसे हो, समानांतर हो, ये इस तरीके से है ना, दोनों क्या है, समानांतर है, तो ये कैसा बंध बना, पाई बंध। और जब इस तरीके से होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है। तो ये सिग्मा और पाई बंध हुआ। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान दो कि जो सिग्मा बंध है वो क्या होता है, हमारा प्रबल बंध होता है। ठीक है। जो सिग्मा बंध है वो हमारा क्या है, प्रबल बंध है। ठीक, और जो पाई बंध होता है वो कैसा होता है, दुर्बल बंध।
तो अब ये ऐसा क्यों है कि सिग्मा बंध जो है वो प्रबल बंध है और पाई बंध दुर्बल बंध है? तो उसका कारण ये है कि जो अक्षीय अतिव्यापन होता है वहाँ पर अतिव्यापन की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा एरिया में अतिव्यापन होगा वो अतिव्यापन उतना ही प्रबल होगा, और जितने कम एरिया में अतिव्यापन होगा वो उतना ही दुर्बल होता है। तो अक्षीय अतिव्यापन में अतिव्यापन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बंध क्या है? प्रबल बंध है। और पाई बंध दुर्बल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो अतिव्यापन का जगह है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अतिव्यापन और सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर भी आता है, तो अच्छे से आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।